अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। पाकिस्तान के बहुत से मामलात हैं जिन पर हमारा फोकस होना चाहिए। जो इस वक्त मईशत के हवाले से कुछ अच्छी ख़बरें भी आ रही हैं, बहुत सी ख़बरें हैं जिनके हवाले से सवाल उठते हैं कि कितनी जल्दी कितनी बेहतरी की तरफ मामलात जाएंगे, क्या मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमें लगता है जो सबसे सेंट्रल मामला होता है किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में, वो होता है कैसे मुल्क चलेगा। और मुल्क कैसे चलेगा उसका इन्हिसार होता है कि आपका सिस्टम कैसा है। सिस्टम का इन्हिसार इस पर होता है कि आपका जो एक सियासी जो जिसको कहते हैं इकोसिस्टम, जिसमें पॉलिटिक्स भी होती है, पावर भी होती है, वो इकोसिस्टम कैसा है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ावा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और उसी अगर हम देखें कॉन्टेक्स्ट में तो इस वक्त जो पाकिस्तान की में सियासी एक गहमा गहमी तो कहना बहुत सिंपल होगा और शायद दुरुस्त भी ना हो, लेकिन एक सियासी तौर पे बड़ी संगीन किस्म की सूरत हाल है। वो झगड़े जो हैं वो किसी तरीके से ख़त्म ही नहीं हो पाते। और पीटीआई ने लाहौर में अनाउंस किया कि जी वो जलसा करेंगे। पीटीआई के लोग कह रहे हैं जी हम आएंगे, कराची से भी आएंगे, इधर से कहा जा रहा है केपीके से भी आएंगे, इस्लामाबाद से भी कहा जा रहा है हम जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी है कि जी जो इनके बानी चेयरमैन है पीटीआई के, वो गाहे बगाहे अपना एक ट्वीट्स का सिलसिला जारी रखा है। पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो तो एन उसके यही जो हैं मामलात रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा कहा है कि इन मामलात में सियासतदानों का भी रोल रहा है। हर सियासी पार्टी ने इन मामलात से फ़ायदा उठाया है। आप ये कह सकते हैं कि जी वो उस पार्टी ने 3 मरतबा उठाया है तो हमने तो 1 ही मरतबा उठाया है, लेकिन उठाया सब ने है। और फिर ये कहा जाता है कि जी उधर ताकत है तो फिर हमें ताकत के साथ लग के ही चलना है। हम ये नहीं कह रहे कि झगड़ा होना चाहिए, हरगिज़ नहीं कह रहे। आइन तो ये कहता है मुस्बत तरीक़ा ये सब मिल के चलें, लेकिन सवाल ये है कि मुस्बत जो बात है वो तो ये कि सब मिल के चलें, लेकिन वो कहीं सुझाई नहीं दे रहा। हमने बार बार इस प्लेटफॉर्म से बात की है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं एज अ सीनियर पॉलिटिशियन, कभी कभार लगा कि उनके जब वो बात करते हैं कि यू नो ही कैन पोटेंशियली प्ले द रोल ऑफ ब्रिंगिंग एवरीबडी टुगेदर, लेकिन फ़िलहाल ये ब्रिंगिंग टुगेदर तो नहीं हो रहा। आपने देखा कि कल एक ख़त भी आ गया स्पीकर साहब की तरफ से, एक पहले ऑर्डिनेंस आया जिसमें कहा गया कि जो रिज़र्व सीट्स की जजमेंट है उसको बेसिकली नलिफाई किया कि पीटीआई को रिज़र्व सीट्स नहीं मिलेंगी। फिर स्पीकर साहब ने कहा कि जी अब ये जो सीट्स हैं इनको नहीं मिलेंगी, अब उन्हीं को दे दें जो कि यानी इंडिपेंडेंट्स हैं। यानी फिर ये जगह खुल जाए, स्पेस मिल जाए कि जो पार्टीज़ हैं वो ये जो तरामीम हैं इस वक्त अंडर डिस्कशन, तो उन पे वोट दे दिया जाए उन पार्टी के लोगों की तरफ से जो कि इंडिपेंडेंट हो पीटीआई के। तो बहरहाल मामलात इसी तरीके से चल रहे हैं। हमारी कोशिश होती है इस प्लेटफॉर्म से बात ऐसी की जाए कि बात सच भी हो, मुस्बित भी हो, कंस्ट्रक्टिव भी हो, मुल्क कहीं सही सिमत चले, दुआ ये है। और बात आज हम करेंगे इस पे रऊफ़ हसन साहब से, स्पोक्स पर्सन हैं पीटीआई के, कभी कभी मेहमान नवाजी का भी फ़ायदा उठाते हैं, कुछ देर रह के आए, शायद 1 ही दफ़ा गए आप अंदर या 2 दफ़ा? वो बस गुजर गया, 1.5 दफ़ा गए, गुजर गया। अच्छा, तो अच्छी बात है कि आप उसको लंबा नहीं करते, अच्छी बात है कि आप उस पर डिस्कशन ज़्यादा नहीं चाहते, क्योंकि आई हैव सीन आप चाहते हैं कि बातें मुस्बत हो और आगे की तरफ बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस साहब। अच्छा जी, फिर बताएं वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? आपने खासी कॉम्प्रिहेंसिव तमहीद बांधी है प्रोग्राम्स की, और मेरा ख्याल है कि उसको मुख्तलिफ एंगल से आपने उसका अहाता भी किया है। मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। मैं इसको सियासी मद्दोजर कहूँगा, और होता यह है कि सियासी मद्दोजर में आपको मंजिल नज़र आनी चाहिए, और अगर किसी स्टेज के ऊपर ये फीलिंग हो कि मंजिल दूर होती जा रही है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, तो वो फिर आई थिंक कि तशवीश का मसला होता है। जो जिस किस्म की इस वक्त कॉन्फ्रंटेशनल इन्वायरमेंट बना हुआ है मुल्क में, उसमें तो मुझे कोई
पॉजिटिव चीज़ इमर्ज करती हुई इन द फोर्सिएबल फ्यूचर नज़र नहीं आती है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि ये अगर जो कॉन्फ्रंटेशनल एनवायरनमेंट है ये जारी रहता है या एक्सेंचुएट होता है और ज़्यादा ख़राब होता है तो फिर उससे मुल्क के हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि तमाम सेन जहनों को जो कि एक रैशनल थॉट रखते हैं उनको मेरा ख्याल है कि इकट्ठे हो के बात करनी चाहिए कि क्या वो तरीके हैं, क्या वो स्टेप्स हैं जो कि लेके हम इस डिक्लाइन को रोक सकते हैं और मुल्क को सही समत में गामजन कर सकते हैं। सबको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सबको गिव एंड टेक करना पड़ेगा, कोई एक पार्टी नहीं जीत सकती, ये एक हकीकत है। मैं बिल्कुल इस बारे में कन्विंस्ड हूँ और वक्त गुजरने के साथ साथ और कन्विंस्ड होता जा रहा हूँ। वक्त आ गया है मेरा ख्याल कि जो आपकी तमहीद के कॉन्टेक्स्ट में अगर आगे चलना है तो देखें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। सबको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी, सबको। कल आपने जलसे की कॉल दी है पार्टी ने, लीडरशिप ने, सब ने, तो कल तो धमा चौकड़ी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। अगर आपके लोगों को निकलने दिया गया, आपके लोग कोशिश करेंगे, जाहिर है इट विल बी ए स्ट्रगल, इट विल बी ए कॉन्टेस्ट, यही होगा ना, मुकाबला होगा, कॉन्टेस्ट होगा। जब कल देखिए कल रात से बल्कि परसों रात से हमारे लोग अरेस्ट होना शुरू हो चुके हुए हैं, काफ़ी लोगों को पकड़ा गया है। सलमान अकरम राजा साहब भी हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। अब वो शख्स क्या है, मतलब उससे क्या किस किस्म की थ्रेट फील करती है स्टेट या रियासत या हुकूमत कि उसको भी वो ऑर्डर्स, उसकी अरेस्ट के ऑर्डर्स इशू हो गए थे। हाई कोर्ट ने मेरा ख्याल है उसको स्टे किया है उनको टिल मंडे, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। लाहौर हाई कोर्ट में जी, वो वहाँ ही हाई कोर्ट में मौजूद थे। मुश्किल सिचुएशन होगी पीटीआई के लिए, ये जलसा करना बहुत मुश्किल सिचुएशन होगी, लेकिन सिमल्टेनियसली मुझे एक डिटर्मिनेशन भी नज़र आया है अपने लोगों में कि जी हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। शायद जलसा ना हो, जलसे हों, क्योंकि जहाँ से भी लोग निकलेंगे फिर वो टोलियों की शक्ल में वो वहाँ मेरा ख्याल है कि अपना एक गट करेंगे, बातचीत करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो बहुत मुश्किल नज़र आता है कि मीनार पाकिस्तान जहाँ के हम पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ हम पहुँच सकेंगे। और जो उनका मूड है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और ख़ासकर लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन का जो मूड है वो दैट इज़ आमिनस, वो हमारे पास इनपुट आई है। तो मुझे जहाँ मैं फील करता हूँ कि कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्फ्रंटेशनल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए, वहाँ मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि अगर पीटीआई जलसा कर लेगी तो क्या हो जाएगा, कौन सा आसमान गिर पड़ेगा। यहाँ भी आपने देखा है कि जब इस्लामाबाद में भी हुआ था पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया गया था, और आज इस लाहौर की जो सिचुएशन है वो इससे बेहतर नज़र नहीं आ रही जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं। तो क्या मतलब, एक जलसा है, एक पीसफुल जलसा है, बल्कि आप इंश्योर करें कि वो पीसफुल हो और वो पीसफुल करते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी तो है ना, लेकिन खौफ है, खौफ जो है वो इनको जीने नहीं दे रहा। वो एक आई फील कि आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड इट, मैं ज़हन मेरा नहीं मानता कि क्यों। जी मेरा ख्याल है कि अगर हम देखें इसको बिल्कुल क्लिनिकली तो क्योंकि दो फरीक हैं, ठीक है जी, और इस वक्त कहने को एक जंग जारी तो है, तो अगर जंग में एक साइड दूसरे का पलड़ा भारी तो नहीं होने देती इस वक्त। तो मुझे बताइएगा, करेक्ट मी इफ यू थिंक आई एम मिसस्टेटिंग, कि ये तो दो फरीक हैं जंग में, तो अगर कहीं नजर आए कि भाई ये बातचीत होने जा रही है तो फिर आप ये कहें कि भाई या किसी तरह से इंगेजमेंट है, फिर आप कहें कि ये इसको थोड़ा सा संभल के चलें, क्योंकि भाई फायदा क्या है इसका जंग का। लेकिन इस वक्त तो जंग ही में फायदा नजर आ रहा है एक साइड को, और दूसरी तरफ जहां पीटीआई वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ती है, लेकिन जब उनको सुनाई देता है उधर से कि भाई अच्छा पूरा हाथ नहीं बढ़ाया, या वो रिएक्शन नहीं है जो एक्सपेक्ट करती है पीटीआई, स्पेसिफिकली बानी चेयरपर्सन, फिर वो ट्वीट कर देते हैं, फिर वो, मैं ये किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रही, मैं एक चीज जो मुझे समझ आ रही है। नहीं, अच्छा देखिए, मुझे एक डाइकोटमस सारी जो सिचुएशन है उसमें बहुत सी मुझे कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आती हैं। एक तो ये है कि ये हमें ब्लेम करते हैं ऑन द वन हैंड कि जी हम बातचीत नहीं करते उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जिनको हम सो कॉल्ड हम उनको मैंडेट छोड़ते हैं, ठीक है जी, वो हम नहीं करते। लेकिन उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई
जो उन्होंने कहा जी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना रोल प्ले करना चाहिए और बैठना चाहिए और पीटीआई को भी बैठना चाहिए, तो उनकी पार्टी के अंदर से ही आवाज़ें आई, एहसन इकबाल साहब की आवाज़ आई, ख्वाजा आसिफ साहब की आवाज़ आई कि नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, जबकि मेरे पास सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन है कि जी उन्होंने कहा और उनकी पार्टी के बहुत सारे और लोगों ने कहा कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा है। तो अगर ये उसमें सिंसियर हों तो फिर बैठ जाएं, बात करें, क्योंकि हमने तो मैंडेट महमूद अचकज़ई साहब को दिया हुआ है ना, तो उनसे बात कर लें। ब्रेक थ्रू भी हुआ था, मैं आपको मेरा ख्याल लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था, वो राना सनाउल्लाह साहब के थ्रू ब्रेक थ्रू भी हुआ था, कोई एक कॉन्टैक्ट भी इस्टेब्लिश हो गया था। जब आप कहते हैं ब्रेक थ्रू, बता दें इसमें तो मुल्क के दिस इज नाउ इंफॉर्मेशन दैट शुड बी आउट इन द पब्लिक। बिल्कुल, वो ब्रेक थ्रू इन द सेंस नो के जी कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो उसके बाद आगे लेके चलना था। या नवाज शरीफ साहब से हुआ था, थ्रू राना सना साहब ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया था, एक मीडिएटर के तौर के ऊपर उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक ओरिजिनल जो इनिशियल कॉन्टैक्ट जिसे कहना चाहिए वो एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन हाँ वो बस्ट हो गया था, वो वहीं हो गया था, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर से स्टेटमेंट्स आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो हमारा तो हमारा तो मौजूद है, महमूद अचकज़ई साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लीजिए, हम बनाएंगे। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, अगर आपके सवाल के जवाब में मैं बता दूँ तो वो हम हमेशा से खुले रहे हैं, हमेशा से हमने ओपन रखा हुआ है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है हमारे ऊपर कि जी हम एस्टैब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं, लेकिन वी फील कि क्योंकि ताकत का मंबा वही है इस वक्त, तो उन्हीं के साथ बात करनी पड़ेगी अल्टीमेटली। सो बातचीत में ही मसले का हल पोशीदा है। अब वो ये है कि जी अब मसलन आज जो आपने अपने इब्तिदाइया में फरमाया कि इन्होंने वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स जो बिल है उसमें अमेंडमेंट कर दिए ऑर्डिनेंस के थ्रू, यानी कि इनके पास नंबर्स वहाँ मौजूद नहीं है तो ऑर्डिनेंस के थ्रू कर दिए। तो मतलब कहीं तो ये मुझे फीलिंग आनी चाहिए ना कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट साइड है, वो मामले को इंसाफ के तराजू में तोल कर आगे बढ़ना चाहती है। मुझे ये चीज नजर नहीं आती। एवरीथिंग इज बिकॉज़ दिस इज वॉर। वो आपने कहा है, मैं बिल्कुल आपकी बात सही है। तो लड़ाई में भी कुछ तकाजे होते हैं, लड़ भी रहे हैं तो फिर भी तकाजा। देखिए हमें टैक्टिक्स पढ़ाया जाता था जब फौज में चला था, तो हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव होता था ना कि आपने अचीव क्या करना है, और अगर अचीव करने के लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी में कोई चेंज भी करना पड़े तो हम करते थे। तो इस वक्त दोनों साइड्स एक दूसरे को डेसिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब ऑब्जेक्टिव की बात अगर हम क्लिनिकली इसको करें एग्जामिन, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव तो है वन एनहाइलेट्स द अदर। यू कैन से इट्स अनरियलिस्टिक, इट्स रॉन्ग, इट्स दिस, बट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तो यही है। ये एक दूसरे को एनाहिलेशन करने का, खासकर पीटीआई को एनाहिलेट करने का जो तकाजा है आपको ऐसा दिखाई देता है? वो तकाजा जो है वो इंसाफ के तकाजों से बिल्कुल हटके हैं। यानी कि 2 साल सवा 2 साल में फिर उसी बात के ऊपर आता हूं। मैं उसके बारे में बात करना इसलिए नहीं चाहता कि मैं चाहता हूं कि हम आगे बढ़ें। नहीं तो मैं मेरा बेसिकली जो मकसद है वो कि आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ कि आगे बढ़े, लेकिन मैं कह रही हूँ ये रियलिटी है। तो जब आप फरमाते हैं कि आगे बढ़ना है, तो ये जब रियलिटी है तो इसकी पे हमें क्या करना। मेरा ख्याल है आपके साथ बड़ी कैंडिडेट गुफ्तगू होती है यहाँ, और उसका मकसद यही होता है कि देखें कि आगे कैसे बढ़ा जाए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, खान साहब के खिलाफ अब 2 मुकदमे पेंडिंग है, बाकी सब उनकी बेल हो चुकी हुई है। तोशाखाना 2 और 180 बिलियन का जो है, तोशाखाना 2 क्रैश हो चुका हुआ है, क्योंकि वो अमेंडमेंट जो आ चुकी हुई है, जो इनकॉर्पोरेट हो गई है अब, उसके बाद वो तोशाखाना 50 करोड़ के जुमरे में नहीं आता, उससे कम है, तो वो उसकी डोमेन से निकल गया। अब इन्होंने रादर देन कि उसको राइट ऑफ करें, जो कि करना चाहिए था, उसको एक और अदालत में डिस्पैच करें। रऊफ साहब, ये जो गंडापुर साहब के साथ यानी बातचीत तो जारी रही, जिन भी हालात में वो गए यहाँ गुफ्तगू करने उस रात 9 की रात, 8 की रात, 8 के और 9 की रात के दरमियान, तो लेकिन बातचीत तो फिर इस्टेब्लिश रही। ये तो नहीं कि उसके नतीजे में कोई कुट्टी हो गई गंडापुर साहब की। उनकी तो इदारों के साथ बातचीत है, मतलब वहाँ जो भी असेंबली में KPK में हुआ, लेकिन इज दिस करेक्ट कि बातचीत तो जारी है? कुछ बातें होती हैं जिनके बारे में बात करने से इंसान हिचकिचाता है, इसलिए कि वो मैं क्या खातून थी कि बर्तरी की, वो नहीं बर्तरी की नहीं, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। हाँ, अगर आप उसको कॉन्टैक्ट का लफ्ज़ दे सकती हैं तो यस कॉन्टैक्ट है। वो 22 अगस्त का जो जलसा उसको भी आगे किया जाना था, उसके लिए भी रिक्वेस्ट आई थी, तो वो भी एक ब्रोक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी कॉन्टैक्ट एक है। लेकिन वो जो कॉन्फ्रंटेशनल इन्वायरमेंट है ना, वो एड्रेस नहीं हो रही है।
जो हमारी अप्रोच और उधर की अप्रोच में जो मीटिंग पॉइंट है वो मुझे नहीं मिल रहा और मुझे नज़र भी नहीं आ रहा, दोनों चीज़ें हो भी नहीं रहा, तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट कौन करेगा? मैंने तो मतलब बार बार रिसर्च किया है जी कि आई एम अ पर्सन ऑफ डायलॉग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो भी है, अब वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जो इससे बड़े क्या ट्रेजेडीज हो सकती हैं, आफ्टर ऑल अल्टीमेटली तो आप फिर टेबल पे बैठे थे ना, मसाइल तो वहीं हल हुए थे। उसके बाद फिर चले उसका शाखसाना पूरी दुनिया ने बर्दाश्त किया, अब आके वो रेमेडी हुए, सारा कुछ हुआ। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम इस किस्म की ट्रेजेडी बर्दाश्त कर सकते हैं? मुल्क जिस नहज के ऊपर इस वक्त है, इतना कमज़ोर हो चुका हुआ है, क्या वो नहीं? तमाम लोगों को बिफोर इट इज़ टू लेट, वी मस्ट ऑल रियलाइज कि जी हमने बैठ के बात करनी है और मुल्क के लिए काम करना है, मुल्क को आगे लेके चलना है। और अपने है इस पे, ये जो आप फरमा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, बड़ी मंतक की बात है। तो इस पे आगे बढ़ने के लिए क्या इक़दामात आपके जहन में हैं? हुकूमत को चाहिए, हुकूमत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है, और ये जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी ये कहा करते थे, और मैं पार्टली एग्री भी करता हूँ इस चीज़ से, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कम से कम उनको चाहिए कि इंसाफ के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर दें, और हमें चाहिए कि जी हम फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करें अपने अप्रोच में, अपने एटीट्यूड में। हम भी देखें कि हम क्या कर सकते हैं कि एक साथ बैठ के हम इहाता कर सकें मुल्क की मसाइल का रुख आगे। जो आपके पास में, लेट्स टॉक ऑफ what you can influence rather than what somebody else. मैं तो बड़ा क्लियर एंड कैंडिडेट हूँ बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी में से खान साहब ने कभी यही नहीं कहा कि जी बातचीत नहीं होनी चाहिए। वो बातचीत में बिलीव करते हैं, और हम अपने आप को, आपका थोड़ा सा एक मेरा ख्याल है कि एसोसिएशन भी रही है पार्टी के साथ। आपने देखा है कि हम खान साहब के साथ जब मीटिंग्स होती हैं तो उसमें हम बहुत कैंडिडेटली बात करते हैं और बड़ी एग्रेशन के साथ बात करते हैं, और वो सुनते भी हैं, उनका है उसमें एक कितनी कैपेसिटी है। लेकिन अब इशू ये है कि जी एक वो कहते हैं ना, वो मैं एक मिसाल देने लगा था, आपके साथ बात भी हो रही थी कि वो सींग फंसे हुए, तो वो सींगों को अनटैंगल करना पड़ेगा, और अनटैंगल करने में ही एफर्ट दरकार है, उसमें ही आपको एक पॉजिटिविटी का एलिमेंट जो है ना वो लाना पड़ेगा। अनटैंगल जब हो जाएंगे तो फिर एक समझ जो है वो आ जाएगी, सामने आ जाएगी, उसके ऊपर आप चल पड़ेंगे, लेकिन वो मुश्किल पेश आ रही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो दूर बैठ के दिखाई देता है कि हाल में अगर आपने आगे बढ़ना है तो फिर आप रिएक्टिव मोड कितना अफोर्ड कर सकते हैं? इस पर कभी बात होती पार्टी में? रिएक्टिव मोड आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं किसी पार्लेस में, किसी गुफ्तगू में, किसी डिस्कशन में। आप रिएक्टिव मोड जो होता है वो डिस्ट्रॉय करता है वो आगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं बार बार जिन लोगों से भी मेरी मतलब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी सब चूँकि है बातचीत है, लोगों के साथ दोस्तियाँ भी हैं, अंडरस्टैंडिंग भी हैं, जब उनको कहता हूँ कि भाई आप लोग क्यों नहीं स्पेस क्रिएट करते? वाई डू, मतलब जहाँ भी मैंने देखा है पिछले 2 साल सवा साल में, जब से, और ख़ासकर जब से अब ये हुकूमत आई है, बिल्कुल स्पेस ना सिर्फ कि उन्होंने नहीं दी, बल्कि वो तो जब स्पेस आपको नहीं मिलती और आप फील करते हैं कि आप बार आप जाद कर रहे हैं, तो फिर आप रिएक्टिव होने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है, और ये होता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें पार्टीज़ दोनों की, या हमने मतलब महमूद खान अचकज़ई साहब को हमने इन 3 पॉलिटिकल पार्टी से भी नेगोशिएट करने का पूरा इख्तियार दिया हुआ है, तो क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते? मैं आपकी बात नवाज शरीफ साहब के बारे में बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं भी उनको ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ, उनमें एक सॉफ्टनेस है, एक सर्टन एलिमेंट है उसमें, हाँ में है, तो क्यों नहीं उनको आगे बढ़ने देते? अगर वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक रोल है, तो चलिए इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बने। अभी जो इन्होंने नया एक तमाशा शुरू कर दिया ये रिजर्व सीट्स का, अब मैं भी सोचने पर मजबूर होता हूँ कि जी ये बिल्कुल हमें स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, और इनसे जो बन पड़ेगा वो सो वेपन, वही बात आपकी आ जाती है कि इट्स अ वॉर फील्ड, लड़ाई है इस वक्त बैठी है, लड़ाई मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन जो जहां बैठा उसका ख्याल है हम अफोर्ड कर सकते हैं। टुमारो इज आवर विक्ट्री, हर एक जो बैठा है। अच्छा, ये बताइएगा, टुमारो पे आते हैं कि फाइनली कि द डे आफ्टर लाहौर का जलसा होगा, फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट कोई अब पता नहीं, कल का तो किसी को नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि कोई इतना बड़ा जैसे आपका सांबा टाइप था वैसे नहीं होगा। तो फिर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? देखिए नसीम, जो खान साहब की जो सपोर्ट बेस है उसके बारे में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो सपोर्ट बेस है, और बहुत ज़्यादा है, हमारी भी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। चैलेंज ये है कि क्या वो सपोर्ट बेस जो है वो बाहर निकल सकेगी कि नहीं निकल सकेगी। हमारी जो रीजनल तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं
जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी जो वो भी काम कर रही है, लोग खुद भी MPs MNAs जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि वो आने वाले दिन जिस दिन के ये जलसा होना है वो कितने लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। मैंने अभी कहा था कि जी शायद मीनारे पाकिस्तान तक जो हुकूमत है उसका ये जो उसका मोटिव जो होगा, हदफ है कि जी वहां तक ना पहुंचे, बिल्कुल कहीं तक ना पहुंचे। देखिए कितने पहुंचते हैं, क्योंकि उसको 3 रास्ते जाते हैं और तीनों रास्तों से लोग आएंगे और वो बड़े कंजेस्टेड एरियाज हैं, एज यू नो, आप भी लाहौर में रही हैं। जी जी, 3 रास्ते कंजेस्टेड है, उनके पास है, लाजमी है, उनके पास है, सारा कुछ है, स्टेट की पावर है, स्टेट का अपैरेटस है, उनके पास सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं जस्ट उम्मीद करता हूं कि जी कोई वायलेंस ना हो, खुदा न ख्वास्ता कोई इस किस्म की सिचुएशन ना हो। और मैं हुकूमत से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि वो थोड़ी सी ज़रा इस मसले के ऊपर, उनको क्या, अगर एक PTI जलसा कर लेगी तो क्या जाता है, इस्लामाबाद का भी तो कर लिया ना, वहां भी कर लेने दे। आप फेक हैंड दे, जब हम थे पावर में थे तो हमने किसी का जलसा नहीं रोका था, किसी का लॉन्ग मार्च नहीं करती। इस्लामाबाद का जलसा फ्रॉम संजानी टू आसाम कैसे वो खत्म हुआ था। चले, लेट्स होप एंड लेट्स प्रे, और उम्मीद तो यही है कि हालात कहीं तो अल्लाह करे कि नो कोई वायलेंस इंशाल्लाह, कोई ना हो और हो जाए ना हो और बेहतरी की तरफ हालात जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और कन्वीनर अवाम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी। पार्टी वार्टी नहीं है ये, पार्टी होती है ना, पॉलिटिकल पार्टी होती है, कहना जरूरी तो नहीं होता ना। अच्छा, अब आपके चैनल पे मैं आया हूँ तो मैं 24 ही कहता हूँ ना, मैं ये नहीं कहता 24 चैनल, इसका नाम ही चैनल 24 है, हम इतने प्रिजम्पशंस नहीं तो 24 चलें बहरहाल। तो फिर अवाम पाकिस्तान कन्वीनर साहब किधर जा रही है अवाम पाकिस्तान? अवाम पाकिस्तान तो सही जगह जा रही है, बाकी किधर जा रहे हैं सवाल उनसे करें। जो लोग रात के देरे में एक दिन में मुल्क का आईन मुकम्मल तौर पर बदलना चाहते हैं, उनसे क्या तवक्को रखते हैं आप? आज मैं हैरान हूँ क्या सोच यहाँ पर है कि क्या करना चाहते हैं, इस तबाही की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की आप लोग बात करते थे, बलूचिस्तान में असेंबली की सीट्स बढ़ाने की आप बात करते थे, लोग कहते थे सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स इतने पावरफुल हो गए, किसी की परवाह नहीं करते लोगों, ये सब बातें होती थी। हाँ, तो इस पर पब्लिक डिबेट करा लेना, आप अवाम के सामने रखें आप क्या चाहते हैं, फिर अवाम आपको बताएंगे वो क्या चाहते हैं। ऐसे होता है जी, होता है, तो दुनिया में ऐसे ही होता है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो एक रात में अपना आईन तब्दील कर दे, कोर्ट्स बना दे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। लेकिन आप इतने दिनों से नहीं सुन रहे थे, हम तो महीनों से सुन रहे थे। सुन तो मैं जब से पाकिस्तान बना रहा हूँ, लेकिन क्या क्या तब्दीली लाना क्या चाहते हैं, मैं आपको गारंटी कर, वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं पढ़ी हुई, वजीरों को नहीं पता, मेंबरान सेनेट कौमी असेंबली को नहीं पता, अपोजिशन को नहीं पता। ये आप खुद ही आपका तबसरा है या नहीं जी, मैंने प्राइम मिनिस्टर के अलावा सबसे बात की है, वफाकी वज़रा से बात की है। वफाकी वज़रा वो क्या कहते हैं? कहते हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता। नहीं पता तो फिर सपोर्ट क्या करें? मैं यही कह रहा हूँ ना, आप वोट करवाने जा रहे हैं, काबीना में नहीं किसी ने देखा हुआ, आप वोट करवाने जा रहे हैं, किसी मेंबर ने नहीं देखा, इस मुल्क के अवाम को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। आज 28 सफ़े का एक लॉ मिनिस्टर साहब ने शेयर किया है लॉयर्स के साथ, दुनिया हंसेगी आप पे। ये कौन सा मुल्क है जो दुनिया को छोड़े अंदर बात करें ना, पहले है तो सबसे पहले तो फिर यहाँ तो हंसी रहे ना, यहाँ तो आपको कबूल ही कोई नहीं करता। जिस हुकूमत का मैंडेट ही ना हो वो क्या करेगी? आप क्या करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? क्या आज मुल्क का मसला ये है? क्या मुझे बता दें, इस मुल्क के जजेस ने कभी कहा है कि हमें इजाफी जज चाहिए? हुकूमत है तो ना कबूल करें या ना करें, कर लिया ना कबूल। उनको ज़रा ज़्यादा एहतियात से काम करनी चाहिए ना, उनको खुद पता है अपनी हकीकत क्या है, लेकिन फिर काम ज़्यादा एहतियात से करें। इस तरह ये कोई दुनिया का मुल्क नहीं करता। लोग आपको अभी आप कह रहे हैं कि आपके काबीना के मेंबर से बात हुई है, वो कह रहे हैं उन्हें पता ही नहीं, फिर आप कह रहे हैं एहतियात से करें, क्या मतलब? वो कर क्या एहतियात से मतलब
अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लें, मुल्क की आवाम को कॉन्फिडेंस में लें, बताएं आप कह रहे हो खुद ही नहीं पता तो फिर क्या लेते? भाई मैं अब क्या कह सकता हूँ, नहीं पता तो फिर मेरा कसूर तो नहीं है ना, फिर मत अमेंडमेंट करें। तो फिर कॉन्फिडेंस में कैसे लें जब पता ही नहीं है उन्हें, खुद ही नहीं पता? सर लें ना, फिर क्या पास कर रहे हैं, इस मुल्क की आवाम को तो बताएं ना। आप सोच सकते हैं कि दूसरे 24 करोड़ का मुल्क है, आइन तरमीम करने जा रहा है और किसी ने देखी नहीं अमेंडमेंट। कभी कभी सरप्राइज भी होता है। नहीं सरप्राइज नहीं, फिर सरप्राइज फिर आपको बोरिंग लोग होते हैं, उनको सरप्राइज शायद बहुत बड़ा सरप्राइज आएगा। आप ये करके देखें जरा। अभी करने का है। जुडिशरी ये जो तरमीम मैंने आज देखी है, जुडिशरी का निजाम इस मुल्क में खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जी, जो जुडिशल सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। वो एग्जीक्यूटिव की विम्स के ताबे होगा। एग्जीक्यूटिव की विम्स आपने देखनी हो, उसकी सबसे आला मिसाल इस मुल्क की सेनेट है, जहां पे तमाम सियासी जमातें लोग लेकर आते हैं, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उनकी क्वालिटी देख लें जो वहां पर लोग लगे हुए हैं। ये आपको याद होगा 30 साल आप भी इनके इसी के हिस्सा थे। मैं 35 साल हिस्सा था। मैंने हमेशा इस बारे में बात की, मैं आज बात करूं, सब भी की थी, आज भी की है, वज़ीर-ए-आज़म भी की है। मैं सेनेट नहीं गया। मैं कहा जिस इदारे की हालत ये हो कि एक आदमी आया, उसका कोई मेंबर नहीं था, वो चेयरमैन बन गया। तो हमें ज़रा हर बात ज़रा सोच समझ के करनी चाहिए। आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने फैसला कर लिया था कि जहांगीर बदर साहब को मुल्क का चीफ जस्टिस बनाया जाए। ये उनकी मेहरबानी है कि कुछ दोस्तों के पास गए तो वो मान गई। पूरे क्वालिफाइड थे जहांगीर बदर साहब। जहांगीर बदर साहब क्वालिफाइड थे लॉ की, चीफ जस्टिस। जी बिल्कुल, लॉ डिग्री थी, इतना अरसे में रजिस्टर्ड थे बार में। तो आपको हर काम बहुत एहतियात से, हमारा मुल्क बहुत मुश्किल में है, हर काम बड़ी एहतियात से करें, ये मजाक मत करें इस मुल्क के साथ। तो ये अब आपके ख्याल में जो कल दिए जो 28 सफ़े, तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं मामले को? हमारे और लोगों से बात हुई, उनका कुछ का ख्याल है इट विल टेक टाइम। सर जो भी करना है इसको अवाम के सामने रख दें, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए एक डिबेट हो। नसीम ज़हरा साहब इस पर बात करी, 10-20 प्रोग्राम आप करें, हर आदमी करे, पता चले कि कर क्या रहे, वहाँ से ये जेल करेगा, फिर वो चीज़ आएगी जो अवाम को कबूल होगी, जो मुल्क के लिए बेहतर होगी। ये तो इसमें जो शिक्के हैं चंद एडमिनिस्ट्रेटिव शिक्के हैं, बाकी सब जुडिशल निज़ाम की तबाही का रास्ता है। आपका ख्याल है लीड कैप्चर इज ओनली इन बिजनेस, लीड कैप्चर्स एवरीवेयर? दिस इज नहीं, लीड कैप्चर यहीं पे सबसे ज्यादा है ना। आपके पॉलिटिकल निज़ाम में, आपके हुकूमत के निज़ाम में लीड कैप्चर है, आपके इदारों के अंदर लीड कैप्चर है। ये इस तरह मुल्क नहीं चल पाएगा और नहीं चल रहा, इसका आपको एहसास नहीं है। जिस मुल्क की हुकूमत आज 1 महीने से कुछ नहीं कर रही, कमाल है। क्या कह रहे हैं, अभी तो वो रशियंस आए हैं आपसे इतना बड़ा करने मायदा, फिर वो कह रहे हैं, सब कह रहे हैं हम आएंगे इन्वेस्ट करेंगे। वो कौन सा मायदा करना है? वो आए नहीं है कुछ एनर्जी पे कोई बड़ा? एनर्जी में आपको क्या मायदा करना है किसी से? अवाम को बताएं ना। बता देंगे, अभी तो कर रहे हैं। पता कर लें कौन सा मायदा करेंगे, किस चीज़ की जरूरत है आपको। जरा वापस आए आईनी इस पे प्लीज। जो पैकेज है, अब फजलुर रहमान साहब हीरो है आपके? अब जी, इज ही योर हीरो इन दिस केस? नहीं, मेरे हीरो नहीं है। तो क्या उन्होंने फजलुर रहमान साहब ने यह साबित किया है कि इस मुल्क में तमाम सियासतदानों से वो बेहतर है, उनकी सोच बेहतर तो है। हीरो ही हुआ ना इस वक्त। नहीं, हीरो होना और बात होती है। आज का हीरो कल का हीरो होता है। आज लेकिन मैं तो आज की बात कर रही हूं। हमें हीरो नहीं चाहिए, हमें अक्लमंद सियासतदान चाहिए जो ये कहे कि मुझे दिखाओ तो सही, मुझसे क्या अप्रूव करवा। आप फिर फजलुर रहमान साहब अक्लमंद सियासतदानों की सर फहरिस्त में नंबर 1 है। बाकियों के मैं अक्लमंद नहीं कहूँगा, जो अपने मेम्बरान से बगैर पढ़े को आइन में तरमीम कराना चाहते हैं, मैं उनके लिए मेरे पास अच्छे अल्फाज नहीं है। आप तो गए थे उस दिन मौलाना साहब को मिलने, रात गए? जी मैं गया था, मैं इस काम के लिए नहीं गया था, मैं उनसे अगले दिन मिलना चाहता था किसी और मकसद के लिए, लेकिन उन्होंने कहा अभी आ जाए, तो मैं गया तो वहाँ हुकूमत की भी एक टीम बैठी हुई थी, जो उसमें चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान थे और साहब का वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, इंटरिम काकड़ साहब।
तो वहाँ मौलाना साहब ने, हमने तो इस मामले को बात नहीं की, ना हमारा कोई ताल्लुक है, पार्लियामान का मामला है, क्योंकि अवाम में तो आया नहीं ना। ताल्लुक तो है, हम तो अवाम पाकिस्तान है, आपका हम तो अवाम पाकिस्तान है ना, ताल्लुक तो है। आप पार्लियामान जो जिसने पास करना है, 6 दफा दिन में काबीना की मीटिंग, कौमी असेंबली का इजलास और सेनेट का इजलास पोस्टपोन हुआ 6 दफा। मैं टाइम गिन के बता दूं आपको, 4 दफा। चलें, आपकी बात मान लेते। अच्छा, तो क्या 4 दफा अतवार वाले दिन आपको कौन सी उजरत है कि आपने पीर से पहले पास करना है? कौन सी ऐसी जल्दी है मुल्क के अंदर? मौलाना साहब क्या कह रहे थे? मौलाना साहब ने कहा कि भाई हमें दिखाएं आप करना क्या चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उसके बाद में सपोर्ट कर। मैं तो अपोजिशन में हूँ। आपसे बात तो कोई की होगी? नहीं, हमसे इस बात आपने इस पे कोई बात ही नहीं हमने की? इस पे जो बात हुई उन सब के सामने हुई, वो उन्होंने मौलाना साहब ने की। मैंने कोई बात तरमीम पे नहीं की कि जो मैंने चीज़ देखी ना हो। मैंने तो एक बेसिक बात की कि साहब इस तरफ तरमीम नहीं होनी चाहिए उजलत में, और अवाम के सामने इसको रखें ताकि इस पर एक डिबेट हो। वो नवाज शरीफ साहब एक ज़माने में अमीरुल मोमिनीन की कोई बात थी ना, वो भी कुछ ऐसी तरमीम थी। रुका ना मामला? बिल्कुल, वो पता कर लें। पार्लिमानी पार्टी बुलाई गई, 17 आदमियों ने तरमीम के हक में बात की। लोग और उस तरमीम टोटल कितना? टोटल 2/3 अक्सरियत हमारी अपनी जमात की थी, सेनेट की और कौमी असेंबली की। 17 आदमी, आज तक याद है, 17 आदमियों ने तरमीम की हिमायत में और उसकी खूबियों के बारे में बयान फरमाया, कसीदा गोई की। तो एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि जनाब ये तरमीम किसके पास है, हमने तो देखी नहीं है। उनका नाम शाहिद खान नहीं, जो भी था वो उनको छोड़ दे, नहीं जो भी। अच्छा, वो कहा कि आपके लॉ मिनिस्टर ने नहीं देखा, आपके चेयरमैन जो इस कमेटी के चेयरमैन है जिसने ये तरमीम करनी है, उन्होंने नहीं देखा। कौन सी तरमीम की यहाँ कसीदा कोई तरमीम? जी, तरमीम कोई थी? तरमीम थी तो किससे बनाई? वो बाद में पता चला कि तरमीम है। तरमीम का लुबे लबाब ये था कि एक शख्स मुल्क के आइन को चेंज कर सकता था। मतलब ही वांटेड टू बी द सिविल। एक शख्स, एक शख्स, एक मैंने उनको साबित करके बताया कि ये जो तरमीम आप कर रहे हैं, इसमें एक शख्स जो है वो आइन को तरमीम कर सकता है। बेसिकली मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जो थे वो आइन को तरमीम कर सकते थे। तो नवाज शरीफ साहब उन्होंने बात को समझ आ कि उन्होंने नहीं किया उन्होंने। अच्छा, आपने सुना है शाहिद साहब के नवाज शरीफ साहब अभी भी हमारे सुनने में आया कि ही इज अपोज टू दिस? जी, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा नहीं ख्याल कि जो उनका तजर्बा है वो इस किस्म की तरमीम की, अगर उन्होंने मसवदा देखा हो तो मसवदा दिखाया गया उनको, नहीं है मुझे नहीं पता, यहाँ किसी शख्स ने नहीं देखा हुआ, तो अगर उन्होंने देखा हो तो मेरा नहीं ख्याल वो उसकी हिमायत कर सकते। मैं बहुत, मुझे हैरानगी होगी और उन्होंने इन तरमीम की हिमायत कर दी। लेकिन वोट वो डालेंगे, अगर जब वोट पड़ा इस पर, फिर ये वो भी इसका हिस्सा बन जाएंगे बदकिस्मती से। लेकिन हमने ये सुना है कि अब से लेकर के इस तरमीम का कोई इस काबिल होना कि इस पे वोट डाला जाए, इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। कोई नहीं, क्या है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो लोग हैं, जो हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी मौलाना साहब ने कहा कि उजलत में क्यों क्या है। मौलाना साहब के कितने मेंबर हैं? 9 तो हम 9 पीटीआई के तोड़ लेंगे। वो जो अभी वो भी तरमीम भी बदल दी है ना, वो जो जजमेंट को भी ओवरटर्न, जब वो वोट कर देंगे तो तरमीम में मौजूद है कि तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम वोट कर सकते हो, तो वोट कर देंगे, तरमीम हो जाएगी। बस हमने जब आपने फैसला किया हो कि ना मैंने किसी इखलाकी कदर की परवाह करनी है, ना पार्लिमानी कदरों की मुझे परवाह है, ना जमहूरी कदरों की है, ना आइन को समझने की है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कहाँ जाना है? आप जब आइन को इस तरह तब्दील करेंगे ना, आपको मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इस बात को याद रखें। लोग ये कहेंगे ये वो लोग हैं जो रात को आइन तब्दील कर देते हैं, मेरी पॉलिसी, मेरे कानून का क्या बनेगा। जो रात को लोगों को पकड़ा है पार्लियामेंट के अंदर से, जो असेंबली में मेंबर्स को उठाया, बिल्कुल, और सब तब खत्म हो गया ना मामला।
आप यकीन करें वो वक्त दूर नहीं है, असेंबली के अंदर से लोगों को घसीट के लेके जाया जाएगा। हम जरा हमने कुछ सीखा नहीं है ना। आपको याद होगा कि 94 के अंदर असेंबली के अंदर हमला किया गया था ऑपोजिशन पर, गुंडे बुलाकर। ऑपोजिशन पर हमला किया? ऑपोजिशन पर मैंने खुद उसका मुकाबला किया अपने हाथों से। 2 आदमियों को मैंने छुड़ाया, ज़िया लक साहब और राव कैसर साहब। राव कैसर साहब जमीन पे बिल्कुल लाश की तरह पड़े हुए थे। कोई 12 आदमी ज़िया लक साहब को मार रहे थे। किसको मारे थे? ज़िया लक MNA थे, जवान आदमी थे, काफ़ी भारी, उनका जिस्म भारी था। 12 के करीब आदमी उनको, जिस तरह आप फिल्मों में देखते हैं ना, ये आता है पुलिस तशद्दुद कर रही है, इस तरह असेंबली की वर्दी पहनकर उनको लाया गया था, गैलरीज में बिठाया गया था। तो हमने बहुत चीजें देखी हैं। तो ये भी अब फिर आप वही वापस जा रहे हैं। आप भाई पुलिस असेंबली के हाथे से बाहर गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, तो भाग रहे थे। मैंने आज तक मैंने भागता हुआ नहीं देखा। स्वयं मेरे दोस्त फवाद चौधरी साहब, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। He was outside of the parliament। तो आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? चलें, इतना कुछ आपने कह दिया, कंक्लूजन में जरा 2-3 फिक्रों में बताएं आपकी नजर में वे फॉरवर्ड क्या है? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, वायबल नहीं, एक ही वे फॉरवर्ड है, एक ही वे फॉरवर्ड है। आपने इस मुल्क के अवाम के अंदर जो तफरीक है उसको दूर करना है। ये तरामीम जितनी तफरीक मुल्क में फैला देंगी, आपको इसका कोई अंदाजा नहीं है। ये माशरा मजीद डिवाइड हो जाएगा। आज मुल्क को जोड़ने की जरूरत है, आज रिकन्सिलिएशन की जरूरत है। इकट्ठा करें मुल्क को, एक टेबल पर बैठें, आगे के रास्ते का तयन करें, और जो भी आपके अगले 4 साल रहते हैं इस्तेमाल करें मुल्क बनाने के लिए। ये पुलिस वालों को भेजकर MNAs को थप्पड़ मारने से मुल्क ठीक नहीं होगा। ये रात के अंधेरे में आईन तरामीम करने से मुल्क ठीक नहीं होगा। जुडिशरी के निज़ाम को ख़त्म करने से मुल्क ठीक नहीं होगा। ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी सबको। इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, जुडिशरी क्या कर रही है, सियासतदान क्या कर रहे हैं, ये इस मुल्क के अवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ इनकी सोच है। आज पूरी तरमीम देख लें, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हमें इक़्तिदार को तूल देने में सहूलत मिल जाए। एक शख्स के लिए पूरी जुडिशरी को तबाह किया जा रहा है, जो अगले चीफ जस्टिस आने, कि वो ना बन पाए। वो ना, लोगों का कहना है कि दैट इज द ट्रिगर, द रेस्ट इज। जी, अब फिर क्या ये देखिए, हर आदमी ये कह रहे हैं, हर लॉयर ये कह रहे हैं। अगर आप वकील खड़े हो गए, जज खुद खड़े हो गए, आप क्या कर लेंगे? उनको भी जाके धक्के मारेंगे, डालों में डालेंगे, क्या करेंगे? ये सोचने की बातें हैं। ये बातें हमें बड़ी संजीदगी से देखना चाहिए कि मुल्क हम कैसे चलाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, क्या करना चाहते हैं। अवाम पाकिस्तान तो चुप है, वैसे अलावा टीवी शोज। अवाम पाकिस्तान ही बोल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, इश्यूज पर बात भी करते हैं, अपनी पार्टी को भी जिले की सतह पे ग्रो कर रहे हैं। हम इलेक्टेबल नहीं ढूंढ रहे, इलेक्टेबल बना रहे, इलेक्टेबल बनाएंगे। चलें जी, गुड लक, और उम्मीद है कि आप की सेहर हासिल गुफ्तगू से और लोग भी मुस्तफीद होंगे। आप पहले मुतासिर हो जाए, बाकी तो बाद में। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।